नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानंद आजाद। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। 80वें स्वतंत्रता दिवस का ऐतिहासिक मौका, लाल किले की प्राचीर से 21 तोपों की सलामी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 75 मिनट तक बोले। पीएम मोदी ने देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का विजन रखते हुए अगले 5 से 7 साल में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लिया। अपने संबोधन में पीएम ने कई बड़े संकल्पों के साथ देश के भावी विकास की मजबूत रूपरेखा खींची। इस दौरान पीएम मोदी ने सिर्फ विकास का खाका ही नहीं खींचा, बल्कि देश विरोधी सोच पर भी करारा वार किया। पीएम ने साफ कहा कि हथियारबंद नक्सल तो खत्म हो गए, लेकिन युवाओं को भटकाने वाले दिमागी नक्सल और डर का माहौल बनाने वाले भविष्यवक्ताओं से देश को सतर्क रहे। लाल किले की प्राचीर से अर्बन नक्सल पर पीएम मोदी का यह प्रहार रास नहीं आया। कुछ लोग कांग्रेस इस बयान पर तुरंत भड़क उठी और पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए आरएसएस को निशाने पर लेने में जरा भी देरी नहीं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दूसरी बार लाल किले के मुख्य समारोह से नदारद रहे। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वंदे मातरम गायन को बीच में रोकने के कथित इशारों का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है। ये वो वीडियो है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राष्ट्रीय गीत को बीच में रोकने का संकेत दे दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अगल बगल में खड़े हैं, वंदे मातरम का गायन चल रहा है। बीच में सोनिया गांधी हाथ से कुछ इशारा करती हुई दिखाई देती है, जबकि वीडियो में राहुल गांधी भी कुछ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी से वंदे मातरम का अपमान बता रही है। कांग्रेस पर हमलावर है बीजेपी, जबकि मामला तूल पकड़ता देख कांग्रेस को अब इस पर सफाई तक देनी पड़ रही है। इधर विकास के मुद्दे पर भी क्रेडिट वॉर छिड़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यूपीए सरकार पर का जिक्र करते हुए भोजन, शिक्षा और रोजगार के अधिकारों की योजना का पूरा श्रेय कांग्रेस को दे दिया। एक तरफ 2047 तक विकसित भारत का विजन और जेनजी को साधने की रणनीति, तो दूसरी तरफ क्रेडिट और विचारधारा की तीखी जंग। बड़ा सवाल है कि क्या 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भी सियासत देश हित से ऊपर निकल गई है? पीएम के विजन पर सियासत क्यों, और सबसे अहम क्या राष्ट्रीय पर्व पर और इस तरह के मौके पर वाकई कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत पर अपमान हुआ है? राष्ट्रगीत का ब्रह्मास्त्र में आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से जो बातें कही, उसके बाद कांग्रेस की तुरंत प्रतिक्रिया आई और दिमागी नक्सल वाली जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उसके बाद कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने उसका जवाब दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। गांव में आतंकी हमला होता है, क्या सजाएं दी? ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना के 6 जवान शहीद हो गए, लेकिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सदन में खड़े होकर कहते हैं कोई क्षति नहीं हुई, कोई शहीद नहीं हुआ, लेकिन आज स्वीकारते हैं, माफी नहीं मांगते कि हाँ जवान हमारे भी शहीद हुए हैं जिसको आपने पहचाना नहीं, है ना। सो आज देश के प्रधानमंत्री, अर्बन नक्सल कब से आया? जब से आप 2014 से सत्ता में आए, दिल्ली में आए, तब से आप अर्बन नक्सल आपके दिमाग में घुसा हुआ है। और ये अर्बन नक्सल कोई और नहीं, संघ आरएसएस है, जो संविधान पर हमला कर रहा है, जो देश के लोकतंत्र पे हमला कर रहा है। अब इसके बाद एक और विवाद शुरू हो गया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे
आज लाल किले तो पहुंचे नहीं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाते हुए ध्वजारोहण किया गया और उसके बाद वंदे मातरम राष्ट्रगीत का गायन शुरू। इस बीच दावा किया जा रहा है कि कुछ पंक्तियों के बाद सोनिया गांधी ने इशारा कर दिया कि इसको रोक दो। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी कुछ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दावा यह हो रहा है कि वंदे मातरम को बीच में रोकने की कोशिश की गई। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सफाई दी है, एक बार सुनिए। भाषण गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, संसद में इस पर बहस हुई, 16 घंटे की बहस हुई, हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं। सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है। पर आज कांग्रेस आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। और एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है वो भी सुनिए। मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए गरीब, मजदूर, किसान और कमजोर वर्गों के अधिकारों को मजबूत किया। ये सारा क्रेडिट हमारे सीपीपी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को जाता है, जिसने पूरी मेहनत करके एक टीम बनाकर उस टीम को पॉलिसी बनाने के लिए कह के ये सारी चीजें जो आज बुनियादी हक के रूप में हमको मिले हैं, गरीबों को मिले हैं, ये इनकी देन है। अभी देश में बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और चाहे आज बीजेपी की सरकार हो, पहले कांग्रेस की सरकार रही हो या गठबंधन की सरकारें रही हो, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लाल किले से आगे क्या करने वाले हैं और पिछले एक साल में क्या उपलब्धि हुई है, इसी के इर्द गिर्द भाषण देते हैं, अपनी बात कहते हैं। देश के लोगों को संबोधित करते हुए वो भूत और भविष्य पर विचार रखते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए, जब उन्होंने अपनी बात रखी अपने ही कार्यालय में जहां पर ध्वजारोहण हो रहा था, तो वहां वो क्रेडिट लेने लग गए कि भाई सब कुछ तो कांग्रेस ने कर दिया। क्रेडिट लेने की होड़ चलने लग गई। अब देखिए कि प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि नक्सलवाद जो हथियार लेकर चल रहे थे उनको तो हमने खत्म कर दिया है, लेकिन दिमाग में जो लेकर चल रहे हैं उनको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि वो बहका रहे हैं लोगों को। इस पर भी कांग्रेस विफरी हुई है। आज इसी पर बात करेंगे। अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, डॉक्टर करुणा सागर प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, क्या इस देश में अभी भी नक्सलवाद है और वो दिमागी नक्सलवाद है जिसका जिक्र आज पीएम ने किया है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो क्यों है? अभी तक अगर है तो क्यों है? और देखिए, कोई भी नक्सलवाद का समर्थक नहीं हो सकता, चाहे वो दिमागी हो, चाहे वो हथियार बंद हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो दक्षिण पंथी चरमपंथ है, उग्रवाद है, धार्मिक उन्माद है, अंधभक्ति है ना, वो भी एक प्रकार का नक्सलवाद ही है। तो प्रधानमंत्री जी एक साथ दोनों पर वार करते तब तो समझ में आता। जो प्रधानमंत्री जी ने आज घोषणाएं की, भाषण तो बराबर अच्छा देते हैं, इसमें अधिकांश का विश्लेषण करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि खास तौर से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
जिन जिन चीजों का उन्होंने सप्त क्रांति का जो आह्वान किया है, इनको ये 10-12 साल पहले करना चाहिए था और उस पे जमीन पे उतारना चाहिए था। अब बताइए, मैं 2013 ईस्वी में अपने बच्चों को एआई की बात बताता था और अब हमारे यहां हो रहा है 2026 में कि 1 करोड़ लोगों को ट्रेन किया जाएगा। इसी प्रकार से अब सारा चीज ले लीजिए तो आपको यही समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। अब कहा जा रहा है कि भाई कोचिंग फ्री होगी ऑनलाइन, तो अब तक काहे नहीं हुआ। शिक्षा इतनी महंगी है, क्यों हुआ ये जंतर मंतर, क्यों हुआ जंतर मंतर? क्या प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए कोई खेद व्यक्त किया? क्या करना चाहिए था? ठीक है सर, करना चाहिए था। ओके सर। भाषण तो बराबर अच्छा देते हैं और अब आज पूरा विकसित भारत, विकसित भारत, आज अगर मध्य मार्ग को अपना लिया जाए तो वाकई जो है विकसित भारत हो जाएगा। ठीक है ये सर। भारत के, सुनिए, ये चंद लोगों के भारत में वो विकसित होने की बात नहीं, वो तो हो गए। कल को प्रचार तंत्र से आप घोषित कर दीजिए, वो भी हो जाएगा। लेकिन जब तक भारतीय पूरे विकसित नहीं होंगे, समेकित नहीं होंगे, इंटीग्रेटेड नहीं होंगे, युवाओं को रोजगार, उनका जीवन यापन, लाइवलीहुड नहीं मिलेगा, तब तक ये एकमात्र सपना है और एक और सपने में ही रह जाए। ठीक, अवधेश जी आप सहमत हैं सतीश जी की बातों से? अवधेश कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बात का तो सतीश जी सीनियर पद, मेरी आवाज नहीं जा रही आपको? जी आ रही है, बोलिए सर। हेलो, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। आ रही है। देखिए, अब सतीश जी तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सच्चाई को गलत साबित करने के लिए ये बता रहे हैं कि देश में नक्सलियों के बराबर हिंदू फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। आप बताइए, कहाँ गैंग बना के, जंगलों को घेर के, नेताओं को घेर के दूसरे ग्रुप मार रहे हैं, मुक्ति की घोषणा कर रहे हैं। अब इस ढंग से अगर एक्सट्रीमिज्म की बातचीत टेलीविजन पर होगी, एक पत्रकार के द्वारा खुलेआम होगी, तो ये तो ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकता ना। डिबेट तो तर्क और तथ्य के आधार पर होगा। आपको अगर किसी भी प्रकार के सांप्रदायिकता से विरोध है, वो आप करिए, आपका अधिकार है। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि क्या इस देश में एक इस्लामिक टेररिज्म, अब जो भी कहिए, जिहादी टेररिज्म और माओवाद को छोड़कर क्या किसी भी विचारधारा ने कभी भी उस प्रकार से आतंकवाद अपनाया है जो जिसके नक्सली की एक बात ये कर रहे हैं कि उसको बोल देते? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत आपत्तिजनक है कि इतने वरिष्ठ लोग इस प्रकार से गैर जिम्मेवार तरीके से और तुलना करते हैं। बाकी आपका विरोध करने का अधिकार है, करिए, वो आपका अधिकार है। मैंने बहुत खतरनाक स्थिति है और यही मानसिकता जो है ना, देश में माओवाद की मानसिकता को पोषित करता है। अर्बन नक्सल सब जो बार बार करे, अर्बन नक्सल सब तो सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया? जब गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने प्रयोग किया था। बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि एक नक्सली से हम वहां लड़ रहे हैं, और दूसरे ये जो अर्बन नक्सल हैं वो आइडियोलॉजी के आधार पर लड़ रहे हैं। कोई पहली बार ये शब्द नहीं आया है अर्बन नक्सल। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देश में एक उदाहरण लीजिए कि कैसे मार्क्सिस्ट और माओवादी देश का नाश किया है इन लोगों ने। अपने देश के इतिहास या पॉलिटिकल थॉट को देगा, मार्क्स पढ़िए, लेनिन पढ़िए, माओ पढ़िए, स्टालिन पढ़िए, वो सब पढ़ लीजिए। लेकिन आपको गौतम मुनि, कपिल मुनि, वेदांत के दर्शन कहां मिलेंगे? वो दर्शन शास्त्र में केवल मिलेगा। आपको महर्षि अगस्त का, जनक का राष्ट्रवाद, जनक याज्ञवल्क्य का राष्ट्रवाद, आपको पतंजलि, पाणिनि, कहीं पॉलिटिकल थॉट में, इकोनॉमिक थॉट में मतलब आपको नहीं मिलेगा। तो इन लोगों ने पूरा, तीसरी लास्ट बात मैं कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी ने जब हिस्ट्री लिखने के लिए कमिटी बनाई तो नूरुल हसन को उसका अध्यक्ष बनाया, और उस समय डिबेट में सतीश जी को याद होगा, वो भी उस समय स्टूडेंट थे। हर यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार होता है कि भारतीय इतिहास लेखन की वही सही प्रवृत्ति होगी वो मार्क्सवाद पर आधारित होगी, और पूरी किताब लिख दी गई और 712 से लेकर 1000 ईस्वी तक का इतिहास खत्म कर दिया गया। तो जो माइंडसेट उसमें था, वो माइंडसेट माओवाद को महिमा मंडित करता था। और इस समय भी देश में आप देखिए कई तरीके के हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई है
मतलब सतीश जी के इस प्रकार की तुलना से विरोध एक अलग पक्ष होता है, लेकिन ठीक है सर, नक्सलियों से ओके। और टेररिज्म से बहुत इसकी लंबा हो तुलना करना, जिसने आदेश जी, हजारों बहुत लोगों लंबा को हो गया। मौत की नींद सुला दिया हो, ठीक है सर। जिसने चलते हुए बम और बारूदी सुरंग आदेश जी, बिछाते हो, आदेश जी, उनसे आदेश जी, आप रुक तुलना जाइए। कर रहे हैं। रुक जाइए। दुर्भाग्यपूर्ण है। सतीश जी, जल्दी से जवाब दीजिए। जी, अगर आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं, देखिए एक माथा में भी बारूद होता है, दिमाग में, और अंधभक्ति अगर होने लगता है तो वो बारूद ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने कभी नहीं कहा कि जो इस्लामिक कट्टरवाद है, चरमपंथ है, वो सही है। वो भी उतना ही निंदनीय है जितना सभी प्रकार के ये जो चरमपंथ है वो है, जिसमें मतलब नक्सलिज्म भी शामिल है। सर मैं एक सतीश बात जी, और कहना चाहता हूं, जी। आप पूछिए अवधेश जी से कि आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होता तो आज यह 80वां नहीं होता। और क्या इस बार कम से कम क्या भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ उसको लेकर कोई समारोह हुआ? तो ये आंख बंद करके राष्ट्रवाद नहीं होता है। और आप अर्बन के जगह शब्द ले आइए, दिमागी या जो ले आना ले आइए, आप कारणों पे जाइए, ठीक है मूल सर। पे चोट कीजिए, हम सब साथ हैं। ठीक। विजय जी, ये नया टर्म आज आया है, मतलब दिमागी नक्सलवाद। जिनके दिमाग में, जिनके जहन में नक्सलिज्म हो, ऐसे लोग कहां रहते हैं, कहां मिलते हैं, कौन हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है सरकार के पास, पार्टी के पास? विद्यानाथ जी, मुझे लगता है हर व्यक्ति के पास है। आजकल तो मीडिया में इतना सब कुछ छाया रहता है। जो वक्तव्य आते हैं, जो उमर खालिद का समर्थन करते हैं, जो आतंकवादियों को फांसी देने के खिलाफ रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं, जो चिकन नेक में पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से काटने की बात करते हैं, और उनका कोई सड़क के ऊपर, मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर बैठ कर समर्थन करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? आप मुझे बता दीजिए। जो देश की संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते हैं लगातार, देश में विदेश में, ऐसे लोगों को क्या, ये तो दर्शक तय कर लेंगे खुद। और सतीश के सिंह जी, देखिए इनका आज मुखौटा उतर गया। मैं बड़ा दुखी हुआ। ये बड़े मुझे लगता है इतने सीनियर है हमारे से बहुत ज्यादा, लेकिन इन्होंने किस तरह से तुलना दक्षिणपंथी, अरे भाई मुझे बताइए, यहां गले काट दिए गए, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात हुई, कश्मीर को जबरदस्ती कब्जाने वाली बात की गई, उन लोगों को छिपाने के लिए सतीश के सिंह जी जो भारत की संस्कृति है, जो विरासत है, उस विरासत को किस तरह से गाली देने का काम कर रहे हैं टीवी चैनल के ऊपर बैठ के। अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, अगर हम अपनी पुरातन संस्कृतियों की बात करते हैं, अपनी हिंदी की बात करते हैं, अपना जो सामाजिक सरोवर है उसकी बात करते हैं, तो इनको मिर्ची लगती है, वो दक्षिणपंथी नजर आता है। इनको वो नजर नहीं आता जो भारत के टुकड़े करने की बातें करते हैं, देश की सनातन के ऊपर चोट पहुंचाने की बात करते हैं, देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं। वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके लिए वो प्यारे हैं, इनके लिए वो तो ऐसे लोग हैं। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल का मैं नाम लेता हूं जिम्मेवारी के साथ, 25 जनवरी को वो ही थे ना यहां दिल्ली में बैठ के थे कि मैं 26 जनवरी नहीं मनाने दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे आप, बताइए मुझे, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम? और जो कपिल सिब्बल, पूर्व कानून मंत्री, पूर्व एचआरडी मिनिस्टर, वो पॉडकास्ट में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, वो उमर खालिद जैसे लोगों का समर्थन करते हैं कि ये युवा है, इनमें जोश है। अरे जोश देश को तोड़ने के लिए है, देश को कमजोर करने के लिए है। जल्दी से 10 सेकंड में सतीश जी, ऐसे लोग, सतीश जी जवाब देना चाहते हैं। सतीश जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद करुणा जी, मनोज यादव जी। के जरिए जिन्होंने जिन लोगों का जिक्र किया, मैं उसका समर्थक नहीं हूं, मैं उसका विरोधी हूं जिसका आपने जिक्र नहीं किया। कभी प्रधानमंत्री जी ने भी जो काउ विजिलेंट के नाम पे था उसका भी क्रिटिसिज्म किया था प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, गौ रक्षक के नाम पर जो ये सब होता है। तो भाई दोनों के में कलर का डिफरेंस हो सकता है, अंतर वो नहीं है। अंतर्निहित यही है कि सब तरह के जो लोग खतरा पैदा करते हैं, जो चरमपंथ है, जो उग्रवाद है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। ठीक, ओके कौन सर करेगा जो भारत की टुकड़े लेकिन टुकड़े एक बात करने की मुझे बात करेगा, करुणा उसका जी, कोई समर्थक नहीं हो। करुणा आप जी, खोजते रहते हैं और आपने वामपंथियों से हाथ मिलाया है 3 मौके पर, 1977, 1989 और एक बार और। आप लोग वामपंथियों के साथ रहते थे। ठीक।
करुणा जी, दो चीजें हैं। एक तो प्रधानमंत्री ने कहा दिमागी नक्सलवाद, उस पर, और दूसरी जो ये तस्वीर जरा एक बार वीडियो डाली है जिसमें सोनिया गांधी कुछ इशारा करती हुई नजर आ रही हैं। वंदे मातरम गान के दौरान सोनिया गांधी इशारा करती हुई नजर आ रही हैं। इसको लेकर एक सवाल तो ये उठ रहा है कि भाई अगर कुर्सी लगवानी थी तो पहले लगवा देते, अगर खड़े नहीं हो सकते थे खड़गे साथ तो उनके लिए व्यवस्था पहले कर देते। क्या सोनिया गांधी को या वहां जो भी लोग इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं उन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वंदे मातरम के दौरान आप ये सब नहीं कर सकते हैं, या जो आरोप लग रहा है कि बीच में वंदे मातरम को रोकने की कोशिश हुई? तो ये, और दूसरी बात यह कि अगर दिमागी नक्सल का जिक्र पीएम ने किया तो सीधे और सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से ही क्यों जवाब आया, रिएक्शन आया? ऐसे लगा जैसे तीर लग गई हो। विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे फेलो पैनलिस्ट को सभी को मेरा नमस्कार। ये अर्बन नक्सल से दिमागी नक्सल की यात्रा में प्रधानमंत्री जी का दिमागी दिवालियापन साफ दिख रहा है। आज जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे तो इस देश का युवा टीवी पर टकटकी लगाकर देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे, क्वेश्चन पेपर में जो लीक हो रहा है उसके बारे में बोलेंगे, जो लोग फॉर्म भरते भरते जिनका ओवर एज हो गए हैं उनके बारे में बोलेंगे। लेकिन उन्हें मिला क्या? अर्बन नक्सल से लेके अब दिमागी नक्सल का टैग मिला। तो बहुत सारे जो बीजेपी के नेता हैं उनके बच्चे भी इस जैन जी के आंदोलन में शामिल थे। तो क्या ये उनके बच्चे भी दिमागी नक्सल हैं, या ये दिमागी नक्सल सिर्फ विपक्ष के जो बच्चे हैं? पीएम ने, करुणा जी, ऐसा तो नहीं कहा है। करुणा जी, पीएम ने तो ये नहीं कहा कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो दिमागी नक्सल के शिकार हैं या दिमागी नक्सल हैं। वो उन्होंने दिमागी नक्सल, उन्होंने, उनका सेंटेंस देखिए, जब उन्होंने दिमागी नक्सल बोला तो अगला सेंटेंस था कि देश की युवाओं को इस दिमागी नक्सल से बचाना है। तो ये जो जैन जी का जो आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन ने प्रधानमंत्री का जो गुब्बारा इतने दिन का था, जो राहुल गांधी बोलते हैं, वो गुब्बारा फुट गया है, फुस हो गया है। इनके पास आपको कोई विजन नहीं है। मेरा दूसरा सवाल कि ये जो वंदे मातरम के दौरान, तो मैं एक बार ये जरा विजुअल डालिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो चल रहा है कार्यक्रम, उसका विजुअल डालिए। हाँ, ये पूरा विजुअल चलाइएगा। इसका क्या जवाब है करुणा जी? देखिए, इसके बारे में तो जयराम रमेश इतने सीनियर नेता हैं, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में और बोलने की कोई गुंजाइश एक क्लेरिफिकेशन और चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है, एक क्लेरिफिकेशन और चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत देर तक, जब तक वंदे मातरम का गान होगा, खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको बिठाना है, उनके लिए चेयर लाना है। ये बात क्या सोनिया गांधी को, अगर सोनिया गांधी कुर्सी ही मंगवा रही थी तो बीच में उनको नहीं पता कि वंदे मातरम में नहीं रुक सकते, अब तो कानून बन गया? लेकिन वंदे मातरम पूरा गाया गया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं था। और इसके बारे में जैसा हमने कहा कि हमारे इतने इंपॉर्टेंट नेता हैं, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो इसके बारे में और क्या बात करना। मेरी बात यह है कि जो लाल किले का प्राचीर होता है विद्यानाथ जी, वो राजनीतिक मंच नहीं होता है। लोग बीजेपी के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए नहीं बैठे थे, लोग देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बैठे थे। और देश के प्रधानमंत्री हर बार की तरह सिर्फ फिर वही पुरानी कहानी, वही पुराने वादे, वो जो एआई में 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, और जो 2014 में 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे थे, आज वो सब चीज भूल चुके हैं। आज जो गलवान में और अरुणाचल में वहां के नागरिक वीडियो बनाकर भेज रहे हैं कि चीन जिस तरह से भारत में घुसता आ रहा है, कुछ दिनों में हम चीन के नागरिक हो जाएंगे। तो इन ज्वलंत मुद्दों पर बोलने के बजाय आप ऐसा विषय उठाते हैं जो भड़काऊ है, विभाजन करने वाला है, गैर जिम्मेदाराना है, और इनके पहले जितने प्रधानमंत्री हुए थे उसके प्रति कोई मर्यादा नहीं है। ठीक है। और मनोज यादव जी, सिर्फ कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, दूसरे प्रधानमंत्री वापस लौट कर आऊंगा, बीजेपी के प्रधानमंत्री भी थे। सर, लौट कर आऊंगा आपके पास वापस। मनोज यादव जी, अगर
अर्बन नक्सलवाद, दिमागी नक्सलवाद, इस तरह की विचारधारा या इस तरह की विचारधारा से लोगों को प्रभावित करने वाले, जिहादी मानसिकता वाले वो लोग जो आतंकवाद या देश में खून खराबा चाहते हैं, उपद्रव चाहते हैं, इस तरह की मानसिकता के लोग देश में तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर उसका जिक्र हो जाता है तो परेशानी क्यों हो जाती है? फिर क्यों विपक्ष को लगने लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कह दिया, ये नया टर्म लेके आ गए, नया शब्द लेकर आ गए? मनोज जी। बिल्कुल विद्यानाथ जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और याद करते हैं हम उन सभी असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिनके बलिदान से, त्याग से और उनकी तपस्या से ये देश हमें आज़ादी की सांस लेने का एक भारत देश प्राप्त हुआ। और आज फिर एक संकल्प भी लेना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से ही, और देशवासियों से कहेंगे कि देश तभी बेहतर रहेगा जब देश का संवैधानिक ढांचा, देश में भेदभाव ना हो और भाईचारे और अमन की बात हो, वही सबसे सुंदर और सशक्त राष्ट्र होगा। मैं आज के प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य से एक बात के निष्कर्ष पे पहुंच गया। कांग्रेस के हमारे साथी ने कुछ उसको छूने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे जो अर्बन नक्सल या दिमागी तौर पे जिस तरह की बात कही गई, वो सिर्फ और सिर्फ जेनजी को कही गई है और किसी को नहीं कहा गया, क्योंकि कोई राजनीतिक दल इस तरह का है नहीं जिसको आप अर्बन नक्सल कहें। देश में और ऐसी कोई गतिविधि चल नहीं रही है। हाल फिलहाल जो पूरे देश में एक आंदोलन चला वो जेनजी का था। जेनजी ने इस सरकार को पिछाड़ा नहीं है, धक्का नहीं दिया है, पूरी तरीके से खाई में ढकेल दिया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी वैसे तो 12 बजे रात को सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स पे आके उन्होंने माफी देने और पता नहीं क्या क्या बातें कह दी हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं गुबार तो भरा था कि आखिर ये जेनजी ने हमको पीछे कैसे ढकेल दिया, खाई में कैसे ढकेल दिया। तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस देश के नौजवानों को, जिनकी आबादी बड़ी तादाद में, मतलब कह सकते हैं कि सबसे युवा भारत आज की परिस्थितियों में जो पूरे दुनिया में है, उस भारत के जेनजी को उन्होंने अर्बन नक्सल कहा है। नेक्स्ट इलेक्शन में 35 करोड़ जेनजी वोट करेंगे। वोट की बात यहां नहीं है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, एक मिनट, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वोट की बात क्या कर? तो राहुल गांधी जो लाल किला नहीं गए उस पर भी कुछ कह दीजिए मनोज जी। बिल्कुल कहेंगे, राहुल गांधी जी को जाना चाहिए। उनका आमंत्रण था, उनका जो कर्म क्षेत्र है वो दिल्ली है। हमारे नेता तो मान लीजिए लखनऊ भी रहते हैं, हमारी पार्टी का कार्यालय है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनको यहां भी आना था, यहां भी झंडा फहराना था। इसलिए राहुल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिखाई देती है विचार और मुद्दों पर हो सकता है ये नहीं, ये लाइन नहीं। अब रुकिए, अब इतना कम समय क्यों दे रहे हैं? इतना कम समय क्यों दे रहे हैं? मुझे कुछ कह लेने दीजिए। आज पूरी बात स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी की मनोज जी पूरी स्वतंत्रता बनाए रखिए। हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को लेके पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि बीजेपी इस देश को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 80% भारतीयों को कोई रिवॉर्ड नहीं दे पाई। 80-20 की बात करके तो राजनीति करते हैं, लेकिन काम जो किया वो 20% के लिए ही कर पाए। और 80% भारत आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरी तरीके से, वो कहते हैं नहीं 85 करोड़ लोगों को राशन देते हैं प्रधानमंत्री जी, तो 15 ही बचा। तो ये मंथन करने का विषय है कि 12 साल की सरकार में क्या किया देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी एनडीए की सरकार ने। ये महत्वपूर्ण सवाल, इस पे जरूर डिबेट होनी चाहिए आज इस विषय पर। जी विजय जी, करुणा जी के सवालों का भी जवाब दीजिए और मनोज यादव जी जो कह रहे हैं उनका भी जवाब दीजिए। देखिए विद्यानाथ जी, सतीश जी आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा सर, थोड़ा सा इंतजार बस। पर्याप्त समय देना, क्योंकि आपने 2-3 लोग ऐसे। बिल्कुल बोलिए। जी जी, देखिए आपने देखा विजुअल सबके सामने, आप भी चला रहे हैं टीवी के ऊपर, कहीं से लगता है कि कुर्सी के लिए। और ये बात आपको, हमारे को सबसे अच्छे से पता है
कि ये समय ऐसा होता है, चेयर की बात करनी थी पहले कर लेते, और लगातार आपस में बात कर रहे हैं क्योंकि इनको वो समय गंवाना था। ये रेस्पेक्ट नहीं करते वंदे भारत। तो इस तरह की बातें इनके यहां मिलेगी। दूसरा, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो देश के लिए बोलते हैं, देश के लिए। हमने देखा है राजीव गांधी क्या बोलते हैं, हम देख रहे हैं, हमने देखा है, हम देखते आए हैं। ये वो प्रधानमंत्री नहीं है, ये बोलते नहीं, करते हैं, और करके दिखाया है, और युवाओं के लिए करके दिखाया है। हम तो कहते हैं, हमारा तो ज्ञान हर जगह कहते हैं, गरीब, युवा, आदिवासी और नारी, इनको फोकस करके हम सारी पॉलिसी लाते हैं। और जो एक के बाद एक हम कल्याणकारी योजना लाए, किसानों के लिए आए, जवानों के लिए लाए, युवाओं के लिए लाए हम, और महिलाओं के लिए लाए। वो तो इतने आप पिछला इनका 60 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, 60 साल और बनाम 12 साल मुकाबला कर लो तब भी इनसे ज्यादा होगा, किसी भी एक क्षेत्र में चले जाइए आप। तो ये बातें करने के घड़ियाले आंसू। दूसरा, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आप नक्सली कहने से चिढ़ गए, भाई और कोई तो नहीं चिढ़ा, आपको क्यों पेट में दर्द हुआ? आप नक्सली हैं क्या? आप इस तरह की सोच रखते हो क्या? तो इसी तरह की तो सतीश के सिंह जी और ये दो कह रहे थे ना, ये तो है कि प्रत्यक्षम की प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपके सामने अभी जवाब नाम दिया अपने जयराम रमेश जी का, उन्होंने क्लियर कर दिया। विद्यानाथ जी जवाब दूंगा जी। जो इन्होंने अपमान किया है वो तो अपमान हो गया सामने, वो तो चल रहा है अपमान सामने। तो अपमान वो थोड़ी खत्म थोड़ी हो सकता है किसी तरह से। ये देखिए बात लगातार चल रही है, और खड़गे जी मुझे लगता है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विजय जी, आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं, विजय जी आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रगीत को बीच में रुकवाने की कोशिश हुई। कांग्रेस पार्टी कह रही कि कुर्सी मंगवा रही थी सोनिया गांधी। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे अपने आरोप को साबित करेंगे? मैं ये कहता हूं, अगर कुर्सी भी मंगवानी है तो खड़गे जी से क्या बात कर रहे थे? किसी को इशारा कर देते पीछे सुरक्षा कर्मी को। राहुल गांधी जी क्या बात कर रहे थे? ये आपस में क्या बात कर रहे हैं? भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये जनता बेवकूफ नहीं, आपका बेवकूफ बना देगी जनता। तभी तो 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। इस तरह से झूठ थोड़ी बोला जाता है, ये तो झूठ पकड़ा जा रहा है। देखिए आप लगातार देखिए, खड़गे जी से बात, उनसे बात, तीसरे से चौथे से बात। अरे सुरक्षा कर्मी लगे, 1 मिनट के अंदर कुर्सी आ जाती, चेहरा आ जाता, इशारा करते, कान में बोलते, बात। और फिर वंदे मातरम के समय ऐसा क्यों याद आया? भाई 2 मिनट नहीं खड़े होने से हो सकते हैं, 2 मिनट 4 मिनट में क्या, या पहले मंगवा लेते। अगर उनकी सेहत अलाउ नहीं करती है तो पहले चेयर मंगवा लेते। तो लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते, चिढ़ते हैं। और ये तो संसद से लेकर सड़क तक ही विरोध करते हैं वंदे मातरम का। मनोज जी, पहला बात थोड़ी है। ओके सतीश, ओके विजय जी, गिव मी 10 सेकंड। जी बोलिए। देखिए विद्यानाथ झा जी, जिस तरीके की बात बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं वो बात बिल्कुल भी गैर जिम्मेदारी वाली है। और गैर जिम्मेदारी इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आइडेंटिफाई कर दीजिए ना कि अर्बन नक्सल कौन है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनको आइडेंटिफाई करके कहना चाहिए। नहीं फिर अर्बन नक्सल कौन है और कौन इस देश का नक्सल नहीं है, ये बात क्लियर कर दो। अगर नहीं कर पाते हो तो ये मैं समझूंगा कि आप जनजी को ही पूरी तरीके से कह रहे हो। और सबसे बड़ी बात, वंदे मातरम, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और तिरंगे झंडे पे आप मत बोलिएगा, नहीं फिर आपको फिर उधाड़ा जाएगा कायदे से, क्योंकि आपके कार्यालय का चूहा भी इस देश के लिए बलिदान नहीं दे पाया। मैं कार्यकर्ता का तो नाम ही नहीं लूंगा, इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिएगा कि आपका कार्यालय का चूहा भी अगर इस देश के नाम बलिदान हुआ हो। अब गठबंधन प्रेम आपका मनोज जी जाग गया। आप क्या कर रहे थे? वो आरएसएस और मनोज भाई, अब आपका गठबंधन प्रेम जागा है। दोबारा मत ये बात कहिएगा। नहीं, गठबंधन प्रेम की बात नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं। एकदम दिल पर हाथ रख, एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड देश के नाम कुर्बान मनोज भाई, मनोज जी दिल पर हाथ रख के सच में बताइए। हालांकि मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ना मैं आरोप लगा रहा हूं, ये सब बीजेपी कर रही है, और बीजेपी कर रही है तो बीजेपी इस दावे को सही साबित करे। लेकिन एक बार मैं तमाम पैनलिस्टों को बोलूंगा, अवधेश जी आप भी देखिए और सतीश जी आप भी देखिए, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है पूरी तस्वीर दिखाइए, जिसमें सोनिया गांधी खड़गे आपस में बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी का चेहरा जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये तब की बात है जब राष्ट्रगीत वहां चल रहा था। ये क्यों हो सकता है? थोड़ा सा इसको हम समझने की अगर कोशिश करें तो ये देखिए, तस्वीर देख लीजिए मनोज जी। देखिए ये वंदे मातरम को बीच में, अगर वंदे मातरम चल रहा है तो बीच में ऐसा क्या हो जाएगा कि सोनिया गांधी नाराज नजर आ रही हैं, राहुल गांधी कुछ इशारा कर रहे हैं, खड़गे दोनों तरफ वो कर रहे हैं कि अरे रे रे।
नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये अगर बीच में कोई इशारा हुआ, उसका जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन आपने कांग्रेस के एक बड़े पूर्व मंत्री से और उनके बड़े नेता से लिया और उन्होंने स्पष्ट किया, अब इसमें कौन सी सीबीआई लगाओगे? आप क्या करोगे भाई, क्या करोगे? और बीजेपी राष्ट्रवाद का पाठ कैसे पढ़ा सकती है? जब 6 जवान शहीद हो गए ऑपरेशन सिंदूर में, तो देश के रक्षा मंत्री ने सदन में इनकार कर दिया। शर्म नहीं आती आपको? आज स्वतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आपको नंगा करूं आपकी पार्टी को। 6 जवान शहीद हुए और रक्षा मंत्री ने कहा कोई नहीं मरा, किसी की जान नहीं गई, कोई नहीं शहीद हुआ, और बात को पता चला 6 लोग शहीद हो गए ऑपरेशन सिंदूर में। शर्म आनी चाहिए। मैं आज के दिन बीजेपी को एक्सपोज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए शर्मा जी ज्ञान विपक्ष को मत दीजिए, एजेंडा मत चलवाइएगा। नहीं, एजेंडा चलेगा तो सबसे ज्यादा नग्न बीजेपी आरएसएस नजर आएंगे। राष्ट्रवाद का पाठ विजय जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार तो सतीश गुजरात लॉबी का भी है कि कितने लोग इस देश के नाम शहीद हुए। ठीक है मनोज जी। सतीश जी देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं, हम तो उसी शब्द पे आ रहे हैं, दिमागी नक्सल पे। कल परसों एक हल्द्वानी में घटना हुई। एक सेकंड सतीश जी, इस पर एक राउंड बात कर चुका हूं, आज इस पर भी बात कर लीजिए। दोनों बात सुनिए ना, दोनों एक ही है। दिमागी नक्सल पे आप बात कर रहे हैं तो उसको किस कैटेगरी में रखिएगा? जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच को वहां पर शुद्धिकरण करते हैं, वो कौन सा दिमागी लोग है, जरा ये भी बता दीजिए। दूसरी बात कि ये जो वंदे मातरम की बात आप जो सीधे सीधे पूछ रहे हैं, तो इस पे हम क्या बोल सकते हैं? ये आपका फैक्ट वैक्ट मैं नहीं जानता हूं। कांग्रेस वालों से नहीं सतीश जी, एक सेकंड। कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस के हैं। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, आप इतने तजुर्बेकार पत्रकार हैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतने समझदार पत्रकार हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं पूरे पैनल में बैठे तमाम लोग। आपको सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और वहां राहुल गांधी का जो जेस्चर दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है वीडियो में, और ये तब की बात है जब राष्ट्रगीत बीच में चल रहा है और बीच में ये सब चल रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं इस वीडियो को? देखिए, मैं तथ्य नहीं जानता हूं, विजुअल जो आप दिखा रहे हैं, आजकल तो फैक्ट चेक भी करना पड़ता है। शाम तक बहुत सारे विजुअल आते हैं, अपलोड होते हैं और शाम तक फैक्ट चेक के बाद चले जाते हैं। अगर कोई जानबूझ के अगर लोगों ने किया है तो यह बिल्कुल निंदनीय है, मैं कह रहा हूं। लेकिन आपको यह भी, विद्यानंद जी, आप भी पत्रकार है ना, आप एंकर है। जब संसद में वंदे मातरम गाया गया था, संसद 20-22 रोज चला नहीं, तो हम तो देख रहे थे कि पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर खड़े थे इसी वंदे मातरम पे। तो इसको मत भूलिए। क्या होता है ना, आधे आंख से देखिएगा तो काम नहीं चलेगा। विजय जी से कहलवाइए, 2 चीज कहलवा दीजिए कि शिक्षा और भोजन का कानूनी अधिकार किसने दिया, और स्वतंत्रता आंदोलन का जो लीडरशिप था किसके हाथ में था। ठीक है, पहले अवधेश जी 30 सेकंड, उसके बाद विजय शर्मा जी 30 सेकंड, बस 1 ही मिनट बचा हुआ है। आ रहा हूं आपके पास, करुणा जी 30 सेकंड आपके लिए भी लेकर आऊंगा, रुक जाइए, एक्स्ट्रा लेके आऊंगा। मैं आप ही के एक बड़े अखबार को खोला हुआ हूं, उसमें जयराम रमेश जी का कोटेड स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से सुनिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 28 अक्टूबर 1937 की बैठक हुई थी। उस समय कलकत्ता में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई थी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सलाह दी थी कि कांग्रेस की बैठकों में गीत की शुरुआती पंक्तियां ही गाई जाएं। आप इसको नहीं सुना रहे हैं। तो जयराम रमेश जी ने इसीलिए आगे बोल रहे हैं कि वंदे मातरम के गायन को लेकर कांग्रेस में एक परंपरा रही है कि हम केवल एक स्टैंजा गाते हैं। जो ललित देसाई थे, ललित देसाई पूरा गब्बा रहे थे, उसको रोकने की कोशिश हुई, बाद में राहुल जी ने, इसलिए उसने पूरा गबाया। तो उस पर तो स्टेटमेंट आ चुका है कि ये पूरा नहीं गबाना चाहते थे, ललित देसाई को रोका गया, ललित देसाई ने कहा कि अब कानून बन गया है, उसके बाद वो गाया गया। वो गेस्चर था, कुर्सी उर्सी का नहीं था। जयराम रमेश जी का स्टेटमेंट है नवभारत टाइम्स के उस पर। और भी अखबारों में जयराम रमेश जी आज ये भी कह रहे थे कि भाई हमने गाया है, पूरा गाया है, और मैं तो सुनकर इसलिए भी थोड़ा सा हैरान था कि ये वही पार्टियां और वही नेता हैं जो पहले विरोध कर रहे थे कि भाई हम पूरा गाएंगे ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, हम तो उतना गाएंगे जितना गाते आ रहे हैं। अब कानून बन गया है तो इसका मतलब यह है कि मजबूरी में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और कानून थोप कर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति इस देश में अब क्या करानी पड़ेगी।
करुणा जी बोल लीजिए एक बार, फिर अंत में सबका जवाब विजय शर्मा जी दे दीजिएगा। करुणा जी बोलिए। ये दो बातें हैं। पहले तो ये जो बीजेपी की तरफ से ये राष्ट्रगीत की बात हो रही है, ये वही आरएसएस जहां से बीजेपी निकली है। आरएसएस ने तिरंगा कभी फहराया नहीं, और नागपुर में कितने दशक तक तिरंगा नहीं फहराया जाता था, इनका ध्वज फहराया जाता था। इन्होंने तिरंगा को आजादी के बाद जलाया, संविधान को जलाया। ये इनकी मानसिकता है। दूसरी बात, आपने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि आज का मौका था कि प्रधानमंत्री ये बताते कि आने वाले समय में युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जो महंगाई इतने चरम सीमा पर है, उसके लिए इनके पास क्या विजन है। अवधेश जी, आप ये कह रहे हैं यही दिमागी नक्सलवाद है। आपकी बात समझ में आ रही। 20 सेकंड सिर्फ विजय जी, अब बिल्कुल वक्त नहीं है, 20 सेकंड में विजय जी जल्दी से सबका जवाब देते हुए समाप्त कीजिए। इन्होंने बोला, बार बार बोला स्वतंत्रता सेनानी का मनोज यादव जी ने। अरे सावरकर जी को 2 बार उम्र कैद हुई थी, वहां काला पानी जिसको बोलते हैं, और जवाहरलाल नेहरू अखबार भी मिलता था, किताब भी लिखते थे, वहां चाय, बैडमिंटन सारा खेलते थे। ऐसे थे इनके एक ही नाम है, दूसरा नहीं है, जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, माफी नामे के साथ। ये फर्क था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी। ये बात, एक बात तो ये है कमाल कर दिया कि इस मिट्टी को, इस देश में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, हर उस व्यक्ति ने सींचा जो सींच सकता था, जिसके काबू में थी ये बात कि वो जाकर लड़ सकता था, वो लड़ा, तो पीछे हटा नहीं। आप कह लीजिए कि हमारी पार्टी लड़ी, आपकी पार्टी नहीं लड़ी, वो संगठन लड़ा, वो संगठन नहीं लड़ा, लेकिन एक बार जब देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, तो देश एक सिस्टम में आ गया है। अब इस सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाना है, आगे क्या करना है, इस पर प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से सप्तधारा की बात भी कही। अब उन सब चीजों को छोड़कर अगर सिर्फ ये देखना है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी में कभी कहां हैं, उसी पर बात करनी है, तो करते रहिए। लेकिन 2047 तक का जो रोड मैप है वो पीएम ने दिखा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।